बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इनकी तादाद टोटल 10 है यहाँ तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक आदमी 300 न्यूटन की फोर्स, तो फोर्स हमें दे दी गई है 300 न्यूटन, ठीक है। एक हथगाड़ी को 35 मीटर तक खींच कर ले जाता है, इतनी फोर्स लगाता है। ये जो 35 मीटर है ये फासला है, ठीक है, कि वो 35 मीटर तक उसको खींच कर लेकर जाता है। तो फासले को हम एस से जाहिर करते हैं, यह आपने याद रखना है, और ये 35 मीटर लिख देना है। आदमी का किया गया वर्क मालूम करना है, तो वर्क चलें डब्ल्यू हमने फाइंड करना है। बिल्कुल आसान सा ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस, जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ज़रब एस, ये फार्मूला आपने अच्छी तरह से याद रख लेना है, ठीक है। तो अब बस क्या करना है, फोर्स उसने हमें दे दी है, फासला दे दिया है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस फार्मूले में पुट करके। तो फोर्स जो है वो 300 न्यूटन है और ज़रब फासला जो है वो 35 मीटर है। 300 को जब हमने 35 के साथ ज़रब किया तो वो 10,500 आएगा, और ये न्यूटन मीटर ऐसे जोड़ कर लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है न्यूटन मीटर जो है वो जोल के बराबर होता है। तो चूँकि वर्क का यूनिट जोल होता है तो न्यूटन मीटर की जगह आपने जोल लिख देना है, ठीक है। तो ये बस ये वर्क आ गया, बस आदमी का किया गया वर्क 10,500 जोल है, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है एक 20 न्यूटन वजनी ब्लॉक। अब देखें ये जो वज़न है इसको हम W से, छोटे W से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, स्मॉल W है ये, और इसका यूनिट न्यूटन होता है। सो 20 न्यूटन हमने लिख लिया, ये ब्लॉक का वज़न है। अमूदन ऊपर की जानब इसको 6 मीटर उठाया गया है। सो ये जो 6 मीटर ऊपर की तरफ है ये उसकी बुलंदी है, ठीक है, जिस बुलंदी तक हमने उठाया है उसे। तो बुलंदी को हम H से ज़ाहिर करते हैं, H फॉर हाइट होता है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि H जो है वो हाइट होती है, हाइट बुलंदी को बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो हाइट हमें पता चल गई, H 6 मीटर है, और इसमें ज़हीरा होने वाली पोटेंशियल एनर्जी हमने मालूम करनी है। चलें पोटेंशियल एनर्जी को P डॉट E से ज़ाहिर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है वो आपको याद रखना है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है P इज़ इक्वल टू mgh, ठीक है। तो चलें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मसला है ये है ना कि हमें मास नहीं दिया गया, हमें तो वज़न दिया गया है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है। तो आपने याद ये रखना है कि W इज़ इक्वल टू mg होता है। ये आप पिछले चैप्टर्स में भी सीख चुके हैं, आई थिंक ये थर्ड चैप्टर में है, आई थिंक, हाँ। तो W इज़ इक्वल टू mg, तो ये जो आपको mg नज़र आ रहा है, ये mg, इसकी जगह हम W लिख लेते हैं, क्योंकि W mg के इक्वल होता है। सो इस mg की जगह हमने W लिख लिया, और ये h जो है वो एज इट इज़ नीचे आ गया। तो अब हमारा काम हो गया। अब वज़न और हाइट को हमने मल्टीप्लाई तो करवाना है, क्योंकि दोनों जुड़कर ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वज़न हमारे पास 20 न्यूटन है और हाइट हमारे पास 6 मीटर है। तो 20 6 बार 120 हो जाएगा न्यूटन मीटर, और फिर वही काम कि न्यूटन मीटर जो है वो जोल के बराबर होता है। तो न्यूटन मीटर की जगह आपने जोल लिख देना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी 120 जोल आ जाएगी, प्लस ब्लॉक में ज़हीरा शुदा एनर्जी 120 जोल है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। एक 12 किलो न्यूटन वज़नी कार, तो ये वज़न है, तो वज़न को हम स्मॉल W से ज़ाहिर करते हैं। तो ये 12 किलो न्यूटन है। अब आपको याद रखना है कि जो किलो की वैल्यू होती है वो प्रीफिक्स में वो 10 की पावर 3 होती है, ठीक है। तो किलो की जगह हमने 10 की ताकत 3 लिख दिया, क्योंकि हमें जो वज़न का यूनिट है वो न्यूटन में चाहिए, किलो न्यूटन नहीं चाहिए। तो किलो की जगह आपने उसकी वैल्यू 10 की ताकत 3 लिख देनी है, ठीक है, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि चूँकि 1 किलो जो है ये बराबर होता है 10 की पावर 3 के, ठीक है। अब 10 की ताकत 3 का क्या मतलब होता है, 1000, ठीक है। तो 10 की ताकत 3 का क्या मतलब है, 10 ज़रब 10 ज़रब 10, तो वो 1000 हो जाएगा। तो 12 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12,000 आ जाएगा। तो इस तरह से वज़न हमारा न्यूटन में आ गया 12,000 न्यूटन, ठीक है। या 10 की ताकत 3 है तो 3 सिफर इसके साथ लगा लें। अब काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए हमें मास m की ज़रूरत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए मास की क्यों ज़रूरत है, ज़रा नीचे देखें इसका फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। तो हमें उन्होंने वज़न दिया हुआ है, तो वज़न से हमने मास निकालना है, ठीक है। वज़न को पहले न्यूटन में तब्दील किया। अब ये रिलेशन वही जो पिछले न्यूमेरिकल में हमने देखा, W इज़ इक्वल टू mg होता है। ये रिलेशन लगाएंगे
और मास मालूम करेंगे। अब मास के लिए अगर सीधा करें तो जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डब्ल्यू के साथ डिवाइड करवा देंगे, फिर इसको सीधा लिख लीजिएगा तो m इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी हो जाएगा ना जी। तो ये जी उधर जाकर डिवाइड करके फिर सीधा हमने कर लिया। सो वज़न हमारे पास 12,000 न्यूटन था, वो हमने न्यूटन में चेंज किया, और जी की वैल्यू पक्की फिक्स होती है जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो जी की कीमत पक्की, जो स्मॉलर जी होता है उसकी कीमत हमेशा 10 होती है, तो नीचे हमने 10 लिखा। अब यहाँ से क्या होगा, एक सिफर इससे काट दें तो 1200 रह जाएगा, ठीक है। तो मास हमें चलें स्टूडेंट्स मिल गया 1200 किलोग्राम। चलें अब बिल्कुल काम आसान हो जाना है। अच्छा, उन्होंने हमें स्पीड भी दी हुई थी, कार की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो हमने स्पीड लिखी, स्पीड को हम v से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो ये 20 मीटर पर सेकंड है, ये आपने याद रखना है, ये दी गई है। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है, हम रेडी टू गो है, क्योंकि हमने वज़न उन्होंने किलो न्यूटन में दिया था, हमने उसको न्यूटन में चेंज करके मास भी उससे निकाल लिया हुआ है, ठीक है। तो मास हमारे पास है, वेलोसिटी भी आ गई, तो बस ये फार्मूला लगाने की देर है। तो फार्मूला हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी का, ये 1/2 इसी तरह से नीचे लिख लिया। v की जगह हमने 20 लिखना है, और v के ऊपर स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ अपने ऊपर स्क्वायर लाजमी लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ये नीचे 600 कैसे आया, 2 को पहले मैंने 1200 के साथ काट लिया, कैंसिल कर लिया, ठीक है। तो 2 एक बार 2 और 2 600 बार 1200 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने किया। अब 20 का जो मुरब्बा है, 20 का स्क्वायर है, वो यहाँ पर मैंने लिख लिया, 20 बार 400 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है मुरब्बा लेने के लिए उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 20 बार 400 हो गया। चलें, अब 600 को जब 400 के साथ हमने ज़रब किया तो 6 4 बार 24 आ जाएगा, 2 सिफरे ये 2 सिफरे ये, तो 4 सिफरे आ जाएंगे, ठीक है। और एनर्जी का यूनिट जो है वो जूल होता है, सो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जूल ही होगा, तो वो मैंने लिख लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, जब आप बुक में आंसर देखोगे तो उन्होंने जूल में नहीं लिखा, किलो जूल में लिखा है, ठीक है। तो वैसे भी अगर बड़ा एक नंबर आ जाता है तो उसको हम किलो में चेंज कर लेते हैं, तो वो अच्छा होता है, ठीक है। तो ये जैसे 2,40,000 आया तो काफ़ी ये बड़ा नंबर है, तो इसको किलो में हमने चेंज करना है। तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखें हमें 10 की ताकत 3 चाहिए, तो इसका जो अशारिया है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो वो यहाँ लास्ट पर है, यहाँ से उठाकर हमने 3 हिस्से इधर लेकर आना है यहाँ जी। तो 10 की ताकत 3 बनाना है ना, इस वजह से तो 3 हिस्से ही हम इधर लेकर आएंगे। तो चलें 240 हो गया, अशारिया यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट पर है। ज़रब 10 की ताकत कितने हिस्से हमने अबूर करवाए, 3, तो 10 की ताकत 3 लिख दिया। जोड़ क्यों हमने लिखा, ताकि हम यहाँ किलो लिख सकें। अब चूंकि हमें पता है कि 10 की ताकत 3 जो है वो किलो के बराबर होता है, तो इसकी जगह हमने ये के लिख दिया किलो, और 240 किलो जूल इसकी जगह किलो लिख लिया। तो पास फिर नीचे नतीजा लिखते हैं कि पास कार की काइनेटिक एनर्जी 240 किलो जूल है। तो अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 500 ग्राम के एक पत्थर को 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की जानब फेंका गया। चलें, मास हमें पता चल गया m 500 ग्राम, लेकिन मास का यूनिट जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम है, तो ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज करना है। अब वही अगेन के किलोग्राम में हमें यहाँ किलो चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, तो इसका अशारिया जो है वो यहाँ है, तो 3 हिस्से हमें इधर आना पड़ेगा, तो अशारिया यहाँ आ गया, ठीक है। और ये ज़ीरो पहले खुद से हम लगा लेते हैं। ज़रब 10 की ताकत हम 3 लिखेंगे क्योंकि हमने 3 हिस्से अशारिया बूर करवाया, और ये ग्राम इसी तरह से आ गया। अब 10 की ताकत 3 की जगह हम किलो लिख सकते हैं, तो चलें वो हमने लिख लिया। तो ये मास 500 ग्राम था, किलोग्राम में 0.5 किलोग्राम आया। वेलोसिटी उन्होंने हमें दे दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड है, और हमने फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को, तो इन दोनों एनर्जीज़ को हमने फाइंड करना है। तो हम जानते हैं, अब देखें अगर पहले उन्होंने वैसे पोटेंशियल एनर्जी का बोला हुआ है, ठीक है, तो हम पहले काइनेटिक एनर्जी कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा मौजू है कि मास भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, तो काइनेटिक एनर्जी का वही फार्मूला लग जाएगा, मास और वेलोसिटी जिसमें है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पहले लगाना है आपने, 1/2 mv², ये इसका फार्मूला होता है। चलें, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो 1/2 इसी तरह से आ गया। मास जो है वो हमने किलोग्राम में चेंज किया था, वो वाला लिखना है 0.5, वेलोसिटी 15 है तो 15 लिखकर उसका स्क्वायर हमने बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये इसी तरह से मिलाया है, इसको भी इसी तरह से, 15 का जो स्क्वायर है 15 बार 225 होगा, ठीक है। तो आगे स्टूडेंट्स यहाँ से आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 225 को पहले 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करें, ज़रब कीजिएगा, फिर तकसीम 2 कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो आपके पास 56.25 जूल आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो वो हमने लिख लिया। चलें, काइनेटिक एनर्जी तो बड़ी आसानी से इस तरह से आपने मालूम कर ली, लेकिन अब हमने पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है।
तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो mgh होता है, बट यहाँ पर हमारे पास हाइट वगैरह नहीं उन्होंने दी हुई। तो हम क्या करेंगे, वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी हम दूसरे तरह से फाइंड कर सकते हैं, बट जब हमें एनर्जी के कंजर्वेशन का कानून पता है तो फिर हमें कोई दूसरे फार्मूले या हाइट वगैरह मालूम करने के लिए पहले कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जस्ट क्या याद रखना है, एनर्जी के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक बुलंद तरीन मुकाम पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है ज़मीन से टकराते वक्त काइनेटिक एनर्जी के। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी ना तो पैदा होती है और ना ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। तो हमें ये पता चल गया कि एनर्जीज बराबर रहेगी जितनी बुलंद तरीन मुकाम पर पोटेंशियल होगी, यानी कि अगर हमने किसी जिस्म को ये ज़मीन से ऐसे ऊपर फेंका है तो वो जिस्म यहाँ पर चला गया, यहाँ पर जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर, और वो जब नीचे आएगा ज़मीन से टकराते वक्त उतनी ही यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो बुलंद तरीन मुकाम पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है ज़मीन से टकराते वक्त काइनेटिक एनर्जी के। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। सो पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गई काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के नीचे 56.25 जोल लिखते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी उतनी ही आएगी, ठीक है। सो बस ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया स्टूडेंट्स, इसमें काइनेटिक एनर्जी 56.25 जोल आएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ही है, ये आपने कानून लिख लेना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है पांचवा, एक 6 मीटर ऊंची ढलवान है। अब ये ऊंची है यानी कि हाइट दी गई है, बुलंदी दी गई है, तो बुलंदी आपने h लेनी होती है, ठीक है। हाइट ये 6 मीटर है। निचले सिरे से चोटी तक पहुंचने पर एक साइक्लिस्ट की स्पीड, चलें स्पीड v है, तो v हमें दी गई है 1.5 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर पर सेकंड। साइक्लिस्ट की काइनेटिक एनर्जी, चलें काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करनी है और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो ये दोनों एनर्जीज हमने यहाँ अगेन फाइंड करनी है। और साइक्लिस्ट और उसकी बाईसाइकिल का मास जो है वो 40 किलोग्राम है, तो चले मास हमें दे दिया गया है m, वो 40 किलोग्राम है। अब ये बड़ा सिंपल है कि दोनों के फार्मूले हम अलग-अलग लगाएंगे क्योंकि सब चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमने इस तरफ कर लिया 1/2 mv², ठीक है, यहाँ पर फार्मूला आपने लगाया। तो अब 1/2 इसी तरह से आ गया। मास की जगह हमने 40 लिखना है क्योंकि मास 40 है, वेलोसिटी 1.5 है, और उसका स्क्वायर भी हम लिखेंगे, v के ऊपर स्क्वायर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर 2 एक बार 2 और 2 20 बार 40 हमने कर लिया, तो ये 20 नीचे आ गया, और 1.5 को जब 1.5 से ही ज़रब किया मुरब्बा लेने के लिए तो वो 2.25 आएगा। फिर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया 20 को 2.25 के साथ, तो वो 45 आ गया, और ये एनर्जी है तो इसका यूनिट जोल होता है, तो वो जोल आपने नीचे लिख लेना है, ठीक है। तो चलें इस तरह से हमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिल गई। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए इधर हमने कर लिया, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है, ये आपने याद रखना है। g की कीमत तो हमेशा फिक्स होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास हमें गिवन है वो 40 है, g की कीमत 10 हमने लिख दी, वो फिक्स होती है। हाइट उन्होंने हमें बुलंदी जो है वो दी हुई थी 6 मीटर, ठीक है, तो h की जगह हमने 6 लिख दिया। अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 40 10 बार 400 हो जाएगा और 400 6 बार 2400 हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 2400 जूल आएगी। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये दोनों एनर्जीज की जो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी, ये दोनों फाइंड कर लेनी है। बिल्कुल आसान है ये। छठे क्वेश्चन में थोड़ी सी हमें फार्मूला खुद बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक मोटर बोट 4 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रही है। तो चलें, स्पीड v है 4 मीटर पर सेकंड, इस पर अमल करने वाली रेजिस्टेंस 4000 न्यूटन है। अब देखिए, एक तो ये आपको ना इसका यूनिट नज़र आ रहा है, ये यूनिट इसका न्यूटन लिखा गया है, ठीक है। और रेजिस्टेंस की जो फोर्स होती है, ये जो न्यूटन जो यूनिट होता है ये फोर्स का है। सो इसका मतलब है कि इसको हम आर नहीं लेंगे बल्कि एफ लेंगे, ये फोर्स है, ठीक है। रेजिस्टेंस की फोर्स, पानी की रेजिस्टेंस की फोर्स या पानी की रेजिस्टेंस फोर्स, तो वो हमारे पास एफ आपने लेना है और वो 4000 न्यूटन आपने डाटा लिख लेना है। और इसके इंजन की पावर मालूम करनी है, तो पी जो है ये पावर को हम जाहिर करते हैं। अब पावर का ना ये फार्मूला आपने याद रखना है, अगले न्यूमेरिकल्स में भी इसने यूज़ होना है, बार बार यूज़ होगा ये। P = W/T, वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं, ठीक है। ये जो डिवाइडेड बाय T है ये शरह होती है, या मतलब किस रेट से काम हो रहा है टाइम के लिहाज से वो होता है। तो पावर बराबर होती है किया गया वर्क तकसीम लिया गया वक़्त, या कुल जितना वक़्त खर्च हुआ, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब मसला यहाँ पर ये है कि पावर का, चलें फार्मूला तो हमने लगा लिया, हमें ना तो टी पता है और ना ही वर्क पता है। हमें तो उन्होंने जो चीज़ें दी हुई हैं वो तो स्पीड है और फोर्स है।
तो हमने वर्क का जो फार्मूला पहले न्यूमेरिकल में हमने सीखा कि जो W इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस था या एफ एस था, ये हमें पता है। तो W की जगह हम एफ एस लिख देते हैं और T नीचे, ठीक है। चलिए, अच्छा, फिर उसके बाद हमने W की जगह एफ एस लिख दिया। अब ये जो S ओवर T होता है ना, ये देखें, ये जो S ओवर T है ये किसके बराबर होता है? जो S ओवर T है ये V के बराबर है। अच्छा, ये ना आपने सेकंड चैप्टर में जो एक फार्मूला था S इज इक्वल टू V ज़रब T या VT हम लिख लेते हैं, ये फार्मूला आपने पढ़ा था, ठीक है। S इज इक्वल टू VT। तो अगर से इधर से मैं V की कीमत निकालता हूँ तो T उधर जाकर S के नीचे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, T इधर आकर डिवाइड कर दिया, सो V की कीमत S ओवर T आ गई। तो ये भी हमें S ओवर T नज़र आ रहा है, तो इस S ओवर T की जगह मैं V लिख लेता हूँ, क्योंकि हमें तो वेलोसिटी गिवन थी ना। हाँ, तो इस S ओवर T की जगह मैंने V लिख दिया। सो ये पावर का एक और फार्मूला बन गया P इज इक्वल टू FV। तो ये बस लगा लेना है। तो पावर बराबर होती है आल्सो फोर्स मल्टीप्लाई बाय स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। तो चलें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये दोनों की बस वैल्यूज़ लिख देनी है। तो फोर्स हमारे पास 4000 है और V हमारे पास 4 है जी, 4 है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16000। अच्छा, पावर का यूनिट जो होता है वो वाट होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। पावर का यूनिट वाट हो गया। अच्छा, अब ये भी काफ़ी बड़ा नंबर है और आंसर भी उन्होंने किलो वाट में ही दिया हुआ है, तो इसको भी हमने किलो में चेंज करना है। तो इसका अशारिया जो है वो यहाँ है, यहाँ से 3 हिस्से हम यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये 16 और ज़रब अशारिया यहाँ आ गया ना, ये साइड वाले ज़ीरो गायब हो गए। ज़रब 10 की ताकत 3 लिखेंगे क्योंकि 3 हिस्से हमने अबूर करवाए हैं, और 10 की ताकत 3 की जगह हम किलो लिख लेंगे। चलें, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया 16 किलो वाट, ये पावर आ गई, ठीक है। अच्छा, तो 7वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है, एक आदमी एक ब्लॉक को 300 न्यूटन, चले फोर्स हमें पता चल गया 300 न्यूटन की फोर्स है, तो फोर्स को हम बड़े एफ से जाहिर करते हैं और ये 300 न्यूटन है 60 सेकंड में। चलें, टाइम हमें पता चल गया, वक्त पता चल गया कि T इज इक्वल टू 60 सेकंड। ये जो सेकंड होता है ना, ये वक्त का यूनिट होता है, ठीक है। 50 मीटर तक खींचता है। अब ये जो 50 मीटर तक खींच रहा है, ये जाहिर सी बात है कि ये फासला तय हो रहा है ना, जो मीटर है वो फासले का यूनिट होता है। सो फासला बराबर S बराबर 50 मीटर, और ब्लॉक को खींचने में इस्तेमाल की गई पावर हमने मालूम करनी है, तो P बड़ा P जो है वो पावर को जाहिर करता है, वो हमने फाइंड करनी है। अब वही स्टूडेंट्स पीछे जो आपको नया फार्मूला बताया है पावर का P इज इक्वल टू W ओवर T, वो आपने यूज़ करना है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर वही बात है कि W की जगह हमने FS लिख देना है, ठीक है। सिंस क्योंकि हमें पता है कि जो वर्क होता है वो बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय फासला, ठीक है। तो वर्क की जगह हमने FS लिख दिया डिवाइड बाय T, इसी तरह से आ गया। अब तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, फोर्स भी है, फासला भी है, टाइम भी है, देखें ऊपर। तो बस इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो F की जगह हमने उसका 300 लिखा, S जो फासला था वो 50 है, टाइम जो है वो 60 सेकंड उसने दिया हुआ था। अब बस इसको आपने कैलकुलेट करना है, तो ऊपर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई पहले कर लें। तो 300 को जब 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 15000 आएगा डिवाइडेड बाय 60। तो जब 15000 को 60 के साथ तकसीम करेंगे तो ये 250 आ जाएगा, और पावर का यूनिट वाट होता है, वो मैंने आपको पीछे बताया, आपने भी अभी याद रखना है कि पावर का यूनिट वाट होता है, ठीक है। तो बस ब्लॉक को खींचने में 250 वाट पावर इस्तेमाल की गई है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल हो गया, बस बिल्कुल ईजी था। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो 8वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये मुश्किल है, थोड़ा सा ये समझिएगा अच्छी तरह से। 50 किलोग्राम का एक आदमी है, चले मास हमें पता चल गया 50 किलोग्राम, 20 सेकंड के दौरान, वक्त हमें पता चल गया, टाइम 20 सेकंड है, 25 सीढ़ियाँ चढ़ता है। ये सीढ़ियों की तादाद 25 पता चल गई है, ठीक है। एक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। चलें, अब देखें यहाँ पर आपकी बुक में ना वैसे इसकी वो शक्ल भी बनी हुई है, ठीक है, इस तरह से लाइक ये सीढ़ियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं, ठीक है। 16। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक सीढ़ी की लंबाई जो एक सीढ़ी की जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फासला जो है ये वाला, ये 16 सेंटीमीटर है, और टोटल इस तरह कितनी सीढ़ियाँ हैं? 25 सीढ़ियाँ हैं। तो हमें क्या करना है, हमें टोटल बुलंदी फाइंड करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो टोटल हाइट होगी जितनी वो चढ़ता है, 25 सीढ़ियाँ। वैसे यहाँ पर कम है तो ये 25 फर्ज कर लेंगे 25 है। तो क्या करना है, जब एक सीढ़ी की ऊंचाई हमें पता चल गई है 16 सेंटीमीटर है, तो 25 सीढ़ियों की कितनी होगी, तो वो कुल बुलंदी हो जाएगी, तो उसको 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कुल बुलंदी हमारे पास क्या होगी,
h बराबर 25 ज़रब जो एक सीढ़ी की ऊंचाई है, क्योंकि सीढ़ियों की तादाद 25 है और एक सीढ़ी की ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है, तो कुल जो हाइट यहाँ से लेकर वहाँ तक होगी वो हमारे पास 25 ज़रब 16 आएगी। अच्छा, कुल बुलंदी हम क्यों मालूम कर रहे हैं, क्योंकि वो 25 सीढ़ियाँ जो चढ़ के गया तो हमें पता होना चाहिए कि वो कितना ऊपर गया है ना। आगे हमने एनर्जी वगैरह फाइंड करनी है, पावर के लिए हमें वो वर्क ओवर टाइम का फार्मूला यूज़ करना है, तो इस वजह से हमें कुल बुलंदी पहले फाइंड करनी है। तो 25 को जब 16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास 400 सेंटीमीटर आया। लेकिन ये बात हमें पता है कि फ़िज़िक्स में हम जो बुलंदी या फासले का यूनिट होता है वो मीटर लेते हैं, तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर था तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कर दिया। अब इस सेंटी की जगह हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, सेंटी की वैल्यू 10 की पावर -2 होती है। ये भी आपने फर्स्ट चैप्टर के प्रीफिक्सेस में पढ़ा होगा, ठीक है। सो वो चले हमने किया। अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात है कि इसका हमने -2 जो है वो ख़त्म करना है, ये जो -2 है ना, तो अशारिया यहाँ है, हम इसको 2 हिस्से इधर ले आएंगे तो वो 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो वो -2 10 की ताकत -2 ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 हिस्से अशारिया इधर ले आए, वो +2 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा और 10 की 0 1 आ जाएगा। सो तो हाइट हमारे पास 4 मीटर आ गई। मीटरों में हाइट हमें कुल बुलंदी पता चल गई, ठीक है, और ये हमने मीटर्स में लाजमी करनी है। चलें, अब पावर हमने मालूम करनी है तो वो उन्होंने ऊपर बताया हुआ है। अब पावर का वही फार्मूला लगाएंगे पिछले जो न्यूमेरिकल्स में हमने यूज़ किया कि पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। वर्क का फार्मूला FS होता है, सो वो हमें पता है, पीछे भी हमने लिखा था। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि यहाँ पर उसने हमें फोर्स नहीं दी, फासला नहीं दिया, उसने हमें बुलंदी दे दी है। सो अब अगर ये तो हमें पता है कि जो फोर्स उसने हमें नहीं दी, लेकिन उसने हमें मास ज़रूर दी है, ठीक है, 50 किलोग्राम का वो आदमी है, मास हमें पता है। तो हमें ये बात पता है कि जो फोर्स होती है वो उसके वज़न के बराबर होगी, और वज़न जो है वो mg के बराबर होगा। तो ये चीज़ तो आपको पता है ना। हाँ, तो हमने क्या करना है, इस फोर्स की जगह ये जो फोर्स है हम mg लिख लेते हैं, लिख सकते हैं हम। हाँ, तो फोर्स की जगह हमने mg लिख ली, और यहाँ जो हाइट है वो फासले के बराबर है। मतलब फासला क्या होता है जो आप लेफ़्ट टू राइट तय करते हो, और हाइट क्या होती है जो ऊपर नीचे से ऊपर करते हो, तो है तो वो फासले ही ना जो आपने तय किया। तो जो उसने ऊंचाई तय की बेसिकली, वो यहाँ पर हम s की जगह h लिखेंगे, ठीक है। तो जी s की जगह आपने h लिखना है और f की जगह आपने mg लिखना है, क्योंकि f इज इक्वल टू वेट और वेट mg के इक्वल होता है। जब आपने ये लिख लिया स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये पावर का फार्मूला आपके पास आ गया, जिसमें आप सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, क्योंकि ऊपर जो है वो हमें ये चीज़ें गिवन थी, ठीक है। तो हमें जो है वो मास दिया गया था, हमें बुलंदी दी गई थी और टाइम दिया गया था। तो ये देखें आ गया। और जी की कीमत तो हमें पता है कि वो पक्की फिक्स होती है, वो तो हम ज़ाहिर सी बात है कि जी की कीमत है वो तो हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लगाएंगे। तो चलें, मास 50 किलोग्राम था, जी की वैल्यू पक्की फिक्स 10 होती है, और हाइट हमारे पास 4 मीटर आई थी जो मीटर में हमने चेंज की, डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो 20 सेकंड है। चलें, तो अब स्टूडेंट्स आपने ऊपर वाले तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप ऊपर वाले तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2000 आएगा, फिर 2000 को तकसीम 20 करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये एक ज़ीरो से आप काट सकते हो, फिर 2 एक बार 2 और 2 100 बार 200 हो जाएगा, ठीक है। 100 वाट हमारे पास पावर आ जाएगी। अच्छा चलें स्टूडेंट्स, आगे नवा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये आसान है पिछले क्वेश्चन से, तो इसमें भी पिछले क्वेश्चन का फार्मूला ही हमने यूज़ करना है। एक पंप है, उसका मास दिया गया है 200 किलोग्राम है, 10 सेकंड वक्त दे दिया गया, टाइम दे दिया गया, 6 मीटर की बुलंदी है, तो चलें कुल बुलंदी h भी हमें मिल गई 6 मीटर, और पावर उसी तरह से हमने मालूम करनी है। सो P इज इक्वल टू W/T होगा ये फार्मूला, तो वही हमने यूज़ किया। फिर W की जगह हम FS लिखेंगे, फिर F की जगह mg लिखेंगे, और S की जगह h लिखेंगे, वही पिछली बात ही है ना, ठीक है। तो ये चलें वही फार्मूला देखें बन गया। अब इनमें ये वैल्यूज़ पुट कर लें, मास की, जी की और हाइट की, और ऊपर वाले तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 10 के साथ डिवाइड कर लीजिएगा, या फिर ये 10 तो ऑब्वियसली इस 10 से कट जाए ना, और 206 बार 1200 हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। तो 1200 वाट चलें, उसकी पावर जो है हमें पता चल गई है, ये पंप की पावर है, तो बस पंप की पावर 1200 वाट है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स का, तो उसमें है 1 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर। देखें ये जो 1 हॉर्स पावर है ना, ये पावर है, ज़ाहिर सी बात है, तो मोटर की पावर बराबर है 1 हॉर्स पावर, और हमें जो पावर है वो वाट में चाहिए होती है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQs में भी पूछ सकते हैं, तो आप याद रख लें, ठीक है।
तो 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट, वो मैंने लिख ली। अच्छा, फिर उसके बाद चलाने के लिए इस्तेमाल वाटर पंप एक ओवरहेड टैंक को भरने के लिए 10 मिनट लेता है। चलें, वक्त हमें पता चल गया 10 मिनट। अब फिज़िक्स में जो टाइम का यूनिट होता है वो सेकंड होता है, हमें मिनट्स में टाइम नहीं चाहिए, तो मिनट्स को सेकंड में तब्दील करने के लिए हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 10 ज़रब 60 करेंगे तो वो सेकंड हो जाएंगे, तो 10 60 बार 600 हो जाएगा, तो 600 सेकंड आ गया। अच्छा, टैंक की गुंजाइश 800 लीटर है। चलें, टैंक में पानी की गुंजाइश बराबर मास बराबर 800 किलोग्राम। देखें, अच्छा ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आपने याद रखनी है कि 1 लीटर अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम है, जैसे 1 लीटर की बाटल आप यूज़ करते हो, उसमें पानी अगर आप डालेंगे तो उसका मास भी 1 किलोग्राम ही होगा। 1 लीटर जगह में 1 किलोग्राम पानी ही समा सकता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब चूंकि गुंजाइश उस टैंकी की 800 लीटर की थी, तो उसका मतलब है कि उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ सकता है, जब वो मोटर टैंकी को भरेगी तो 800 किलोग्राम उसमें पानी आएगा। तो 800 लीटर से हमें उसका मास भी पता चल गया, 800 किलोग्राम उसमें आएगा, क्योंकि 1 लीटर में 1 किलोग्राम पानी आ सकता है। सो ये बात आपने याद रखनी है। वो उसने वॉल्यूम दिया है, हमने उसका मास चेंज कर लिया, तो वो मास हमें पता चल गया कि वो मास भी 800 किलोग्राम होगा। अच्छा, फिर उसके बाद आगे बुलंदी है 15 मीटर, तो चलें बुलंदी एच है, ये 15 मीटर हमें दे दी गई है। अब टैंक को भरने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर ने पंप पर कितना वर्क किया, तो इनपुट वर्क हम पहले मालूम करेंगे, नीज सिस्टम की एफिशिएंसी भी हमने मालूम करनी है। तो चलें देखते हैं, ये डाटा कुछ मैंने आपको बता दिया है, तो आगे नीचे मालूम करने वाली चीज़ें हैं। वर्क जो है ये W है, ये इनपुट वर्क है, और एफिशिएंसी या मालूम करनी। हम जानते हैं कि पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू W/T होता है, ठीक है, वही बात है। अब ज़ाहिर सी बात है कि पावर हमें यहाँ पता है 746 वाट, जो कि 1 हार्स पावर को हमने चेंज किया था। तो वर्क हमें पता है, बल्कि वर्क हमने फाइंड करना है, और टाइम हमें पता है वो 10 मिनट थे, और हमने चेंज कर लिया था 600 सेकंड। तो अब इसमें पहले सीधा कर लेते हैं, चूँकि हमने पहले इनपुट वर्क मालूम करना है, तो इनपुट वर्क जो है वो यही वर्क है, ठीक है, उस पर यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, P इज इक्वल टू W/T वाला। तो ये W फाइंड करना है, तो ये T इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर P के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, फिर बाद में इसको सीधा कर लीजिएगा। तो W इज इक्वल टू P ज़रब T, ये T उधर जाकर ज़रब हो गया, ठीक है। तो W इज इक्वल टू P ज़रब T। तो चलें स्टूडेंट्स, अब ये देखें ना कि ये जो है पावर जो थी वो 746 वाट थी 1 हार्स पावर में, टाइम जो था वो 600 सेकंड था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 4,47,600 जोल, क्योंकि वर्क का यूनिट जोल होगा, और यही इनपुट है, ठीक है, और यही इलेक्ट्रिक मोटर का किया गया वर्क है, जो इलेक्ट्रिक मोटर ने पंप पर वर्क किया, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला जो पार्ट था वो इसका सोल्व हो गया। अब दूसरा जो हम हमारे से वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सिस्टम की एफिशिएंसी मालूम करें। अब एफिशिएंसी के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर एफिशिएंसी का फार्मूला नीचे देख लें तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है परसेंटेज या फ़ीसद एफिशिएंसी आउटपुट तकसीम इनपुट ज़रब 100%। तो हमें इनपुट तो पता चल गई है, इनपुट तो हमने मालूम कर ली हुई है ना ऊपर, तो आउटपुट अभी करनी है। तो पहले आउटपुट कर लेते हैं, फिर इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके हम एफिशिएंसी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट हमें पता चल चुकी है कि वो 4,47,600 जोल इनपुट है, ठीक है। अब आउटपुट के लिए हमने वर्क वाला फार्मूला दूसरा लगाना है। इनपुट के लिए P इज इक्वल टू W/T लगाया, और आउटपुट के लिए W प्राइम मैंने चले लिख लिया, ये उसको अलहदा करने के लिए ना, कि W प्राइम है, ये आउटपुट वर्क है, ठीक है, और ये FS के बराबर करेंगे। और इस लाइन को ना प्राइम आप पढ़ लें तो अच्छा है, ठीक है। तो W प्राइम जो है ये अब F किसके बराबर होता है, mg के, और S की जगह हम H लगाएंगे, क्योंकि ये पानी मोटर जो है वो ऊपर लेकर जा रही है, तो फासला जो है वो हाइट में तय हो रहा है ना। हाँ, तो S की जगह हमने H लिखना है, और फोर्स बराबर वज़न बराबर mg, जो पानी का है वज़न, ठीक है। तो mg चले हमने यहाँ पर लिख लिया। अब मास हमें पता था 800 किलोग्राम, क्योंकि 800 लीटर की गुंजाइश थी, तो 800 किलोग्राम ही उसमें पानी आएगा। जी की वैल्यू तो पक्की फिक्स होती है, 10 आ गई, और हाइट 15 मीटर दे दी गई। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 1,20,000 जोल आएगा, ये आउटपुट आ गई है, ठीक है। तो ये आउटपुट है जो एक्चुअली काम हुआ, जो काम हुआ 800 किलोग्राम पानी को 15 मीटर की बुलंदी पर टैंकी पड़ी हुई है उसमें भरने के लिए, ये काम हमें मिला। और जो शुरू पर मोटर ने काम किया वो 4,47,600 था। तो याद रखें, हमेशा जो इनपुट एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है और आउटपुट कम होती है, क्योंकि एनर्जी दूसरी शक्लों में ज़ाया हो जाती है, हमें वो कम नतीजा देती है या कम काम करके देती है। सो ये बेसिकली है।
तो फीसद एफिशिएंसी के लिए ये फार्मूला है, फीसद एफिशिएंसी बराबर आउटपुट, ऊपर आउटपुट रखना है, नीचे इनपुट रखना है, ठीक है। तो जो वैल्यू कम आएगी वो आउटपुट होगी वो ऊपर रखनी है, और जो इनपुट होगी वो ज़्यादा होगी वो नीचे रखनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100, ये ऐसे ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। और ये फ़ीसद का जो निशान है या फ़ीसद की जो अलामत है वो आपने यहाँ लगानी होती है, क्योंकि फ़ीसद एफिशिएंसी है। चलें, आउटपुट हमने फाइंड की 1,20,000, इनपुट ऊपर आई थी 4,47,600, ज़रब 100, ये फ़ीसद में चेंज करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो अब इनको डिवाइड कीजिएगा कैलकुलेटर पर, तकसीम करके जो जवाब आएगा उधर ही लिखते हैं ज़रब 100, तो वो आपके पास जवाब आ जाएगा 26.8, और ये हमारे पास आ गया फ़ीसद। तो ये फ़ीसद एफिशिएंसी 26.8% आ गई। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज के चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।